आज तो नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना। नोट्स ले आए ना, प्रिंट आउट आप इसमें डाल दिए क्या नोट्स? क्यों? बातें बंद कीजिए प्लीज। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर 6 हमने कल क्लास में कंप्लीट कर लिया था, और आज जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा, जिसका नाम है डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। अरे बातें बंद कर दो यार तुम लोग। डांट लगा दूं क्या? नहीं, लगता है कि एक देना पड़ेगा मंत्र आप लोगों को।
हल्के में ले रहे हो आप इनकम टैक्स को। देखिए चैप्टर नंबर 7 की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये चैप्टर बच्चों डिडक्शंस का। डिडक्शन का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले आपने 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट करना सीखा था। सबसे पहले सैलरी हमने पढ़ा, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीवीपी, कैपिटल गेन। इन सभी हेड की इनकम का आप कैलकुलेट करना आप सीख गए कि कौन से हेड की इनकम पर कैसे इनकम आती है। फिर इन सब का टोटल कर दिया। फिर अगले स्टेप में आप क्लबिंग का आप प्रोविजन इसमें एडजस्ट कर लेंगे। कोई इनकम वहां से लेके आना, कोई इनकम यहाँ छोड़ के आना, वो करोगे आप। क्लबिंग के बाद में जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा आपका? सेट ऑफ। तो पुराना लॉस है आपका, करंट ईयर का लॉस है, वो सेट ऑफ कर दोगे। तो जब ये दोनों प्रोविजन इसमें अप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका? जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। और इसमें से आप माइनस क्या करते हो? डिडक्शन। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इसका नाम है बच्चों। ठीक है, ये जो डिडक्शन है आपकी, ये 80C से लेकर 80U तक होती है टोटल। जब डिडक्शन इसमें से माइनस हो जाएंगे तो ये जो बचेगा इसे हम क्या कहेंगे? टोटल इनकम। और इसी टोटल इनकम पे क्या लगता है? टैक्स लगता है, जो हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो अब हम यहां से शुरुआत हमने की थी, हम यहां तक पहुंच गए हैं और अब हम डिडक्शंस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, समझिए कि सर जो डिडक्शंस है वो 4 इनकम के अगेंस्ट कभी नहीं मिलती। इनको मैं जब ये इनकम पढ़ा रहा था तब भी मैंने वो पॉइंट वहां लिखवा रखा है। जैसे सेक्शन 112, 112A और 111A, ये तीनों सेक्शन किसके हैं? नहीं ये चल ही नहीं रहा, बंद हो रहा है ये तो। मेरी क्लास में तो सब में हो रहा था। जली है अभी? कहाँ जली है? बंद पड़ी है। जली हुई है ये। वायर को हिल रहा होगा वो सब। कहाँ है इसके वायर? तो बिल्कुल ही गया, कभी कभी आता जाता, दुआना ही पड़ेगा। मैं बोल देता हूँ। रूम नंबर 31 में आना एक बार। हेलो, 31 में आओ। इसमें ये इसका वैक्यूम काम नहीं कर रहा। आओ एक बार आओ। ये तो आ गया, अब उसके आने से पहले आ गया। ठीक हो गया अब, आए तो बोल देना हो गया ठीक। तो 3 चीजें हैं बच्चों, 112, 112A और 111, ये तीनों ही कैपिटल गेन में हमने देखे थे। और मैंने आपको ये लिखवाया भी था तीनों के लिए
कि इन तीनों में आपको 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन आपको नहीं मिलती, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला है वो सेक्शन कौन सा आ गया आपका, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या कैजुअल इनकम जिसको आप कह सकते हो। इसके अगेंस्ट में भी क्या होगा, 80C से 80U नहीं मिलता। तो ये चार इनकम के अगेंस्ट में आपको 80C से 80U नहीं मिलेगा। अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास जो आपकी टोटल इनकम है वो आ रही है 5 लाख रुपए की, और आपका अंडर सेक्शन 80C से 80U के बीच में बहुत सारे डिडक्शंस हैं, और उन बहुत सारे डिडक्शंस का टोटल हो गया 6 लाख रुपए का। तो अब क्या करोगे, नॉर्मली हम क्या करते थे, 1 लाख का लॉस होता था उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे। याद रखना, लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, कभी भी डिडक्शंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। तो यहाँ आप कितना माइनस करोगे, 5 लाख माइनस करोगे, और यहाँ टोटल इनकम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये जो 1 लाख है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका लैप्स हो जाएगा। आई बात समझ आपको। देखिए, चैप्टर 6A इसको बोलते हैं, 80C से 80U तक की डिडक्शन है इसमें। सबसे पहले ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकलेगी, आप डिडक्शंस या एग्जम्पशंस देंगे रिस्पेक्टिव चैप्टर्स, फिर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई कर देंगे आप, फिर सेट ऑफ लगा देंगे, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस का इफेक्ट ले लोगे आप, तो ये क्या बन जाएगा, आपका जीटीआई बन जाएगा। नोट नंबर 2 कहता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है रिस्ट्रिक्टेड टू जीटीआई एंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। मतलब क्या हो गया, अगर आपकी ज्यादा भी है वो तो क्या नहीं होगी, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। नोट नंबर 3 तो मैंने आपको बताया है बच्चों कि सर ये जो चार इनकम है कौन सी, 112, 112A और 111A, इनके अगेंस्ट में कभी भी आपको चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलती। चैप्टर नोट नंबर 4 बोल रहे हैं कि जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक आपको डिडक्शन भी क्लेम नहीं होगी। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A वुड बी अलाउड इफ एसएससी इफ इनकम टैक्स रिटर्न नॉट फाइल्ड विद द ड्यू डेट। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको कोई डिडक्शन भी फिर नहीं मिलेगी। अब आपके पास थोड़ा स्पेस होगा तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखिए बच्चों, छोटा सा एग्जाम्पल। एक मिस्टर पी हैं, इनके पास फॉलोइंग इनकम है, सैलरी की इनकम है इनके पास 2 लाख रुपए की, दूसरी इनकम है इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख रुपए का, तीसरी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके पास 1 लाख रुपए का, और इनकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है 1,50,000, 80D है 75,000 की, 80G है 20,000 की, और 80D है 75,000 की। होगी क्या, 80 डबल डी कर दो फिर। फाइंड आउट टोटल इनकम। आपको टोटल इनकम फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले बताओ आपकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी है, कितनी हो गई, 4 लाख। इसमें से क्या कम करोगे, अंडर चैप्टर 6A की डिडक्शंस लगाओ। डिडक्शंस का टोटल कितना है, 3,20,000। देखा जाए तो 3,20 लिखना मत अभी, देखा जाए तो 3,20 पूरा माइनस हो सकता है, बेटा एक मिनट मुझे बोलने में, तो 3,20 इसमें माइनस हो रहा है। पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास इन चारों में से कोई इनकम है क्या जो आपकी जीटीआई में आ रही है सर, कौन सी इनकम आपके पास
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। सर शॉर्ट टर्म भी तो है, नहीं बेटा, शॉर्ट टर्म कौन सा लेना है आपको, 111A वाला लेना है। इसमें लिखा नहीं है 111A। सर लॉन्ग टर्म में भी तो नहीं लिखा, अरे लॉन्ग टर्म दो ही होता है, 112A या फिर 112, तो लॉन्ग टर्म में से तो मिलेगा नहीं। पर शॉर्ट टर्म के आगे जब तक 111A नहीं लिखा मिलेगा, इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये 1 लाख के अगेंस्ट में आपको नहीं मिलेगा। तो 1 लाख के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा तो कितना बच गया, 3 लाख बच गया। और आपके पास डिडक्शन कितनी है, 320 की है, तो मैक्सिमम कितना माइनस करोगे आप, 3 लाख रुपए का। तब आपकी 1 लाख क्या बन जाएगी, टोटल इनकम। भाई टोटल इनकम कौन सी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, सॉरी कौन सी टोटल इनकम आपकी, LTCG। अब नोट कर लो इसको। तो सर इसका मतलब ये तो 20,000 हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ उसको अगले साल नहीं बेटा, ये 20,000 क्या हो जाएगा आपका, लैप्स हो जाएगा। हटा दूं, हो गया भाई, लिख रहा हूं इसमें, देखो अब हम चैप्टर 6A के अंदर जो डिडक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, आपको इन सभी डिडक्शंस के लिमिट और नाम याद रखने पड़ेंगे। मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो, आप सभी के नाम याद करवा दूँ क्लास के अंदर ही, अगर आप ढंग से जागते हुए पढ़ रहे हो तो। अब नहीं करना चाहते तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हमें जो डिडक्शंस पढ़नी है, 80C, 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B, 80CCD2, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC, 80TTA, 80TTB, 80QQB, 80RRB, 80 कौन सी रहेगी रे, JJA, 80U, कुछ और भी एक आधा बीच में गायब हो गया होगा। अब ये जो मैंने डिडक्शंस जिस स्पीड से लिखी है बच्चों, आपने देखा ना कितनी स्पीड से मैंने लिखा, लेकिन मानिए इससे डबल स्पीड से आप लिख के दिखाओगे। और विद मैं पूछूंगा बता बेटा ये किसका, आप विद रीजन विद एग्जाम्पल आप बता दोगे क्लास में सर ये किसका है। इससे पहले मैंने किसी भी सेक्शंस को रटने के लिए नहीं बोला था, हालांकि मैं इनको भी रटने के लिए नहीं बोलूंगा, ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगे। इसको लिंक करेंगे हम चीज़ों से और क्या होगा, वो दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये सारे डिडक्शंस के नंबर आपको याद होने चाहिए, सेक्शंस के नंबर पता होने चाहिए आपको, क्योंकि जब आप टोटल इनकम का क्वेश्चन करोगे तो वहां पर आप जब टोटल इनकम में जब जीटीआई में से डिडक्शंस माइनस करोगे तो वहां पर आपको उसका सेक्शन के साथ माइनस करना पड़ेगा, इसी के नंबर आपको मिलेंगे। इसके ऊपर जितने भी सेक्शंस है उसमें कुछ सेक्शंस को छोड़कर मैंने कभी फोकस नहीं किया कि इसके सेक्शंस नंबर याद करना। चैप्टर नंबर 7 में और चैप्टर नंबर 9 के अंदर इनमें सेक्शंस आपको अच्छी तरह याद करने पड़ते हैं, इसीलिए ये है। मैं ये नहीं कहता है सर इस चैप्टर से अलग से पूरा क्वेश्चन बन के आएगा, नहीं आएगा, अलग से क्वेश्चन चांसेस बहुत कम अलग से नहीं आएगा। पर ये ऐसा चैप्टर है बच्चों जो किसी भी टोटल इनकम को पूरा करने के लिए जरूरी है। जैसे गाड़ी बिना टायर के नहीं चल सकती, वैसे ही टोटल इनकम क्वेश्चन बिना डिडक्शन के चैप्टर के नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता।
बनाना है तो आपको ये डालना ही पड़ेगा। इसीलिए ये चैप्टर अलग से इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। आने को तो आ सकता है क्वेश्चन इंडिविजुअली भी, पर ये चैप्टर दूसरे चैप्टर को पूरा करने के लिए जरूरी है। जब तक आपको ये चैप्टर नहीं आता तब तक आप जीटीआई से टोटल इनकम तक नहीं पहुंच सकते, और टोटल इनकम तक नहीं पहुंचोगे तो आप टैक्स तक नहीं पहुंचोगे, टैक्स तक नहीं पहुंचोगे तो आप फाइनल तक नहीं पहुंचोगे। सीए फाइनल की बात हो रही है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है बच्चों। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके, उस सब में कुछ ना कुछ एक या दो लाइन या चार लाइन आपको इंट्रोडक्शंस की मिलने वाली है। ठीक है, विद सेक्शन के साथ इसको आपको लिखना है। तो आइए बिना समय खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप ये जो सेक्शंस है बच्चों हमारे, ये सीरीज में बने हुए हैं, इसको ऐसे याद रखते हैं। सबसे पहले हम 80D की सीरीज स्टार्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो पहले 80C वाली सीरीज हमारी बुक में लिखी हुई है, हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 80D की सीरीज, फिर हम 80E की सीरीज देखेंगे, फिर 80G की सीरीज देखेंगे, फिर 80T की सीरीज देखेंगे, फिर 80J की सीरीज देखेंगे, और सबसे लास्ट में फिर हम कहाँ चलेंगे, 80C पर चलेंगे। तो इस तरह से हमें चलना है बच्चों इसके अंदर। तो सबसे पहले हम 80D की सीरीज देखने जा रहे हैं, बस आप देखते रहो, आप सुनते रहो बस। 80D, 80D की सीरीज में 3 सेक्शन है बच्चों, 80D, 80DD और 80DD। ये 3 सेक्शन है, और इन 3 सेक्शन में एक कॉमन बात है बच्चों, ये जो 3 सेक्शन है जिसके आगे भी डी लग गया, मतलब ये बीमारियों की ही बात करने वाला है। बीमारियां जहां होती हैं, जहां पर तकलीफ होती है, जहां पर आप कोई मेडिकल इमरजेंसी की बातें आप करोगे, तो वो 80D में रखा है गवर्नमेंट ने। जितना भी मेडिकल का जो भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह होता है वो सब 80D में रखा हुआ, तो डी सीरीज में आप इस तरह याद रख लीजिए। पर फिलहाल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 80D को। 80D क्या है बच्चों, 80D कहता है कि सर अगर एक पर्सन अगर अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस नाम सुना होगा आपने, बहुत सारी कंपनियां आजकल तो वो चलता है, आजकल वो क्या है, policybazaar.com, वहाँ पर बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस आप ऑप्शन में ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है, सर मेडिकल इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? देखिए बच्चों, नॉर्मली एक पर्सन बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, वो धीरे धीरे पैसा जोड़ता है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने मकान बनाने के लिए, अपने कोई पुरानी कोई लाइबिलिटी जो उसको पे ऑफ करने के लिए, तो पैसा धीरे धीरे जोड़ेगा। बाई चांस मान लीजिए उसका कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मुझे बताओ बेटा, उसको 2 सबसे बड़े नुकसान होंगे। सबसे पहला उसका बॉडी का जो नुकसान है, मान लो एक्सीडेंट हो गया उसका, तो बॉडी का नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान क्या है, जो उसके पास जमा पूंजी थी, जो उसने 10 साल तक उसने पैसा इकट्ठा किया था, धीरे धीरे करके 10 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, वो सारा एक झटके में क्या होगा, निकल जाएगा। मतलब वो पर्सन खुद अपाहिज हो गया है, ऊपर से जो उसके पास सेविंग था वो भी खत्म हो गया, उसके पास डबल डबल मार है। तो गवर्नमेंट कह रही है इतना बड़ा रिस्क लेके क्यों चलते हो? अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है तो आपकी बॉडी का जो नुकसान है, देखो उसका तो अब क्या करें, वो तो भाई उसका क्या कैसे पता चलेगा भी, पर आपका जो पैसे का नुकसान है उसको बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? मार्केट में बहुत सारी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां बनी हुई हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों को एक प्रीमियम पे करना है। अगर आप प्रीमियम पे करेंगे तो बदले में ये मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आपको एश्योरेंस देगी कि अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो आपके 10 लाख तक का, 5 लाख तक का, 15 लाख तक के, 20 लाख तक के, वो आपकी डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान ले रहे हैं, वहां तक का जो भी मेडिकल का एक्सपेंडिचर होगा वो कंपनी क्या करेगी, बियर कर लेगी। ये सब आपको पता है बच्चों, मैं तो बस रिवाइज करवा रहा हूँ। समझ में आ रहा ना आपको? ये मेडिकल इंश्योरेंस है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर गवर्नमेंट को इसमें क्या फायदा? भाई गवर्नमेंट को क्या मतलब है कि कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवा उसको डिडक्शन दे रहे हैं? देखिए बच्चों, मुझे बताइए, गवर्नमेंट जो भारत सरकार है, उस भारत सरकार के अंदर ही तो हम काम कर रहे हैं, हम उस भारत सरकार के बच्चे ही तो हैं। कोई इनकम कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है। एक पर्सन जो जो मेडिकल की वजह से जिसको प्रॉब्लम में आ गया, उसकी सारी सेविंग खत्म हो गई है, वो पर्सन ज़्यादा डिप्रेस होगा, या एक पर्सन जो मेडिकल की वजह से गिर पड़ गया है पर उसकी फाइनेंशियल जो सपोर्ट था वो मेडिकल कंपनी ने कर दिया, वो ज़्यादा डिप्रेस होगा। जिसके पैसा भी चला गया वो डिप्रेस हो जाएगा, और जब डिप्रेशन में आ जाएगा तो वो ढंग से काम भी नहीं कर पाएगा। हरी बात समझ में? इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए,
हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपने किसी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस लिया है और मेडिकल इंश्योरेंस के बदले में जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो उस प्रीमियम का हम आपकी इनकम में से डिडक्शन देंगे। देखिए, गवर्नमेंट लोगों को पुशअप कर रही है कि मेडिकल इंश्योरेंस लो भाई। लोग नहीं लेना चाहते, फिर भी कह रहे देखिए, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया और मान लो आपने 50,000 का प्रीमियम पे किया है और आपकी इनकम है 5,50,000 रुपए की, तो ये इसमें से हम कम कर देंगे। आपकी इनकम कितनी बना देंगे? 5 लाख। और 5 लाख पे टैक्स क्या होता है? 0। देखा जाए तो बहुत सारा टैक्स भी बच जाएगा आपका। चलो मान लो आपकी इनकम 15 लाख है। 15 लाख आप लोगों से, तो आपने बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल बना दिया। चलो 15 लाख है, 15 लाख आपकी इनकम है और आपने 50,000 का क्या पे किया है? प्रीमियम पे किया। तो इसका मतलब इसमें से कम होगा 50,000। तो इसका हम कह सकते हैं सर, इस 50,000 पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 50,000 पे 30% के हिसाब से कितना सेविंग हो गया? 15,000। प्लस क्या करोगे? 4% सेस भी तो सेव हो रहा है आपका। तो देखा जाए तो आपका 15 या फिर 15,500 गवर्नमेंट आप अपनी तरफ से क्या दे रही है? आपको सेविंग दे रही है। तो नेट इफेक्ट कितना है इसका? 35 ही तो पड़ रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो आपको कवरेज भी तो मिल रहा है आपका, आपके परिवार का अब सेफ रहेगा। आपको टेंशन नहीं रहेगी, कल को अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो जो गड़बड़ है उसके लिए तो ठीक है, पर कम से कम पैसा तो सेफ रहेगा आपका। आई बात समझ में? इसलिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है? मेडिकल इंश्योरेंस करवाओगे आप। और ये मेडिकल इंश्योरेंस आदमी क्यों करवाता है बच्चों? डर के मारे करवाता। कोई खुशी खुशी कोई नहीं करवाता, क्योंकि मेडिकल का बिजनेस ही ऐसा है। डर के मारे करवा रहा हूं, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा पैसा और मेरा बॉडी सब चला जाएगा, इसलिए मैं क्या करवा रहा हूं? मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहा हूं। तो मेडिकल इंश्योरेंस जो आपका है वो 80D है, और डी मतलब डर। और डर से आप क्या करवाते हैं बच्चों? मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं। याद रहेगा आपको अभी। अब बढ़ते हैं आगे। 80D, 80D क्या कहता है? अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम पे किया है, तो प्रीमियम पे करोगे तो जितना आपने प्रीमियम पे किया उतना क्या मिलेगा आपको? 80D का डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक पर्सन, जैसे मान लो मैं मेरी बात करता हूं, तो मेरे ऊपर 2 जिम्मेवारियां हैं बच्चों। एक तो मेरा परिवार मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। और एक है मेरे ऊपर कौन? मेरे मम्मी पापा। उनकी जिम्मेवारी तो मेरी है भाई। तो मैं अगर अपने परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस करवाता हूं, मतलब मेरी 2 फैमिली बन रही है। फैमिली नंबर 1 जिसमें मैं हूं इंडिविजुअल, मेरा स्पाउस है और मेरे चिल्ड्रन है। अगर मैं इनका मेडिकल इंश्योरेंस करवाता हूं, मेरा करवाया, मेरे वाइफ का करवाया, या फिर मेरे बच्चों का करवाया, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? जितना भी मैं प्रीमियम दूंगा उसमें 25,000 तक का मुझे क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो इन तीनों का मैंने इंश्योरेंस करवाया है और मैंने 30,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है, तो गवर्नमेंट मुझे 80D में कितना देगी? 25 ही देगी, मैक्सिमम 25 मिलेगा। और फैमिली 2 में कौन है बच्चों? मेरे मम्मी पापा हैं। जो मेरे मम्मी पापा हैं मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं, अगर मैंने मेरे पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवाया है तो उनका मुझे 25,000 अलग से गवर्नमेंट देने वाली है। मतलब 2 फैमिली का 25% कितना हो गया? 50 हो गया। टोटल 50 हो गया। फिर गवर्नमेंट कह रही कि मान लो अगर फैमिली 1 और फैमिली 2 में किसी का भी एज 60 साल से ज्यादा है और वो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो ये लिमिट हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे। मुझे बताओ, अगर मेरी फैमिली में मेरी एज 60 से ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी फैमिली 2 में भी 60 से ऊपर होगी, तो मेरे मम्मी पापा हैं वो। अगर मान लो मेरे मम्मी पापा में से किसी की भी एज, जरूरी है दोनों की एज, मम्मी की एज कितनी है बच्चों? मम्मी की एज 57 है, पापा की 61 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब ये लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी? 50,000 हो जाएगी। अगर मेरी एज 61 है तो ये लिमिट भी कितनी हो जाएगी? फिर 50 हो जाएगी। अलग अलग कितनी मिलेगी? 50 और मिल जाएगा। यहां तक समझ में? फिर गवर्नमेंट कह रही जो भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है आपने अपनी फैमिली 1 का, फैमिली 1 में कौन आ रहा हूं? मैं खुद आ रहा हूं, मेरी वाइफ आ रही है, और मेरे जो चिल्ड्रन है वो सारे नहीं कवर होंगे। मेरे चिल्ड्रन वही आएंगे जो मुझ पर डिपेंड है। अगर मुझ पर डिपेंड नहीं है तो खुद करवा लेगा अपना इंश्योरेंस। अरे बात समझ में? सर डिपेंडेंसी का मतलब क्या है बेटा? जब आप इनकम कमाना स्टार्ट कर दोगे, इसका मतलब क्या है? अब आप डिपेंड नहीं हो। सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है इनकम कमाना स्टार्ट कर दिया? भाई आपका भी तो टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी भी तो इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी भी तो सैलरी आएगी। ये तो गवर्नमेंट नजर में तो आने वाले हो। अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी स्टार्ट कर दी है, अपनी इनकम दिखानी स्टार्ट कर दी, इसका मतलब क्या हो गया? अब आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। तो अगर आप डिपेंडेंट है किसके ऊपर? अपने मम्मी पापा के ऊपर, और आपके मम्मी पापा ने आपका इंश्योरेंस करवाया है, तो उनको क्या मिलेगा? आपका डिडक्शन मिल जाएगा। आई बात समझ में? डिपेंडेंट चिल्ड्रन इसमें आएंगे, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन इसमें कवर नहीं होंगे। पर फैमिली 2 की अगर हम बात करें, पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो,
क्योंकि एक बेटे का लाइबिलिटी है अपने माँ बाप का ख्याल रखना। ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उनको दिमाग में रखो बच्चों, जब एग्जाम में क्वेश्चन ना वही घुमाता है वो कि डिपेंडेंट था या इंडिपेंडेंट था, तो ये वर्ड आप याद रखना कि एक बेटे की लाइबिलिटी अपनी माँ बाप की सेवा करना, उनके मेडिकल का ध्यान रखना, चाहे वो उस पर डिपेंड हो या नहीं हो। तो अगर माँ बाप डिपेंड है या नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, माँ बाप का अगर आपने क्या करवाया, मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, तो डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। फिर गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी तरफ से ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम भी चलता है, जैसे आपने आरोग्य भारत का नाम सुना होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है बच्चों, जिसके अंदर आपके अकाउंट से शायद कितना 100-150 रुपए काटते हैं और बदले में 5-6 लाख का आपको इंश्योरेंस मिलता है। वो सिर्फ बॉडी पार्ट डैमेज होने पे मिलता है, ठीक है ना, वो अलग चीज है। तो अगर आपने उनका प्रीमियम पे किया है, मतलब मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम का भी पैसा डाला है, तो ये सिर्फ फैमिली वन के लिए अलाउ करेंगे आपको। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम में पैसा डाला है, तो मुझे मेरा मेडिकल प्रीमियम प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम दोनों अलाउ कर देगी गवर्नमेंट। बट अगर मैंने अपने पेरेंट्स के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस लिया, वो भी अलाउ कर दिया जाएगा। पर यदि मैंने पेरेंट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का पैसा लिया है तो गवर्नमेंट मुझे अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम उसी को मिलता है जिसके नाम से वो होता है। तो मैंने अपने मम्मी पापा के नाम से लिया तो डिडक्शन किसको मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी, चाहे प्रीमियम मैं पे करूं चाहे वो पे करे। आई बात यहां तक समझ में। फिर देखते हैं कितनी फैमिली है, 2 फैमिली। एक फैमिली में कौन कौन आएगा, मैं, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। दूसरे फैमिली में कौन आएगा, लिमिट क्या है, 25 यहां पर, 25 यहां पर। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो डबल हो जाएगी, जिस भी फैमिली में सीनियर सिटीजन है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। क्या क्या दे सकते हो आप, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के अंदर। अब देखिए होता क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां बड़ी चालाक है बच्चों। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। आज अगर आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाओ ना तो आपका बहुत कम प्रीमियम आएगा, बहुत कम प्रीमियम आएगा, क्योंकि अभी यंग हो आप, आपकी एज 90 से लेके 21 के बीच में या फिर 18 से लेके 20 के बीच में है, तो आप काफी यंग हो, आपको बीमारी के कम चांसेज हैं। अगर मैं अपना इंश्योरेंस करवाऊंगा तो मेरा जो प्रीमियम होगा आपके मुकाबले ज्यादा आएगा, क्योंकि मेरी एज ज्यादा है। और गवर्नमेंट मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है, 60 साल या 65 साल के बाद में इंश्योरेंस करती नहीं सामने वाले का। उन्हें पता है कि अगर वो आदमी बड़ा हो गया है और मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेंगे तो डेफिनेटली बीमार होगा ये, तो नुकसान हो जाएगा हमें। इसलिए वो 60 साल या 65 साल, अलग अलग मेडिकल इंश्योरेंस का अलग अलग है बच्चों, तो मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं करेगा। अब मुझे बताओ गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अपने माँ बाप की जिम्मेवारी है आपके ऊपर। तो अब क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस तो उनका हो नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ने क्लोज डाला कि देखिए जिन माँ बाप का या जिन पेरेंट्स का या जिन लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हो पाता, अगर आपने उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ खर्च किया है, जैसे मान लो मम्मी पापा का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा, तो मैंने उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे कुछ खर्च किया है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे ये माना जाएगा कि आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ही पे कर रहे हो। आई बात समझ में, ये मानेंगे हम क्या पे कर रहे हो, आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो। आई बात समझ में आपको, अरे बोलो ना भाई। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर ये जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका है ना, जो आप पे कर रहे हो, ये सारा का सारा आपको अदर देन कैश पे करना पड़ेगा, अदर देन कैश, अदर देन कैश में पे करना पड़ेगा, तभी रिकॉर्डिंग होगी इसकी। पर गवर्नमेंट ने बोला कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो होता है ना, वो आप क्या कर सकते हो, कैश में पे कर सकते हो। सुनना ध्यान से। सर ये क्या बोला आपने, देखो गवर्नमेंट बोल रही है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप देने वाले हो वो क्या करो, आप अदर देन कैश दो, चेक से पे करो, पेटीएम करो या फिर आरटीजीएस करो, कार्ड से पेमेंट करो, पर कैश में मत दे देना उसको, ठीक है। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, क्योंकि होता क्या है जब आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेने जाते हो ना, तो मेडिकल कंपनी बोलती है कल आप अपने बॉडी का चेकअप करवाओ, क्या पता अंदर क्या है। आपने आज मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया और पता चला कल ही पंचर हो गया, तो हमें तो देना पड़ जाएगा ना सामने से। तो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी अपनी सेफ साइड के लिए क्या करवाती है, आपका मेडिकल चेकअप करवाती है कि कोई बीमारी फिलहाल तो नहीं चल रही तुम्हारे अंदर। तो बीमारी चेक नहीं चल रही है, चल रही है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा। और मेडिकल चेकअप करवाने के लिए आप कोई भी जो लेबोरेटरी होती है वहां पर चेकअप करवाते हो बच्चों, और वो पर्सन जरूरी थोड़ी आपको चेक में ले, वो कैश में भी ले सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली क्या आपको सारा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किसमें पे करना पड़ेगा, अदर देन कैश। पर यदि आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है तो उसको आप 5,000 रुपए तक कैश में भी दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कैश में ही देना है, नहीं नहीं,
कैश में भी दे सकते हो। मतलब क्या हो गया, आप चाहे ऑनलाइन पेमेंट करो चाहे कैश करो, दोनों अलाउ कर दिया जाएगा। और कमाल की बात क्या है बच्चों, ये जो 5,000 है ये भी उस 25 और 50 की लिमिट के अंदर ही है, अलग से नहीं है ये भी उस लिमिट के अंदर ही शामिल किया जाएगा। आई समझ में आपको ये, अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है ना 5,000 रुपए का, तो ये भी लिमिट के अंदर ही आएगा, मतलब इसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा, पर लिमिट के बाहर नहीं मिलने वाला। ये 5,000 जो है वो फैमिली 1 और फैमिली 2 दोनों के लिए है बच्चों, अलग अलग नहीं है। मतलब फैमिली 1 में आपने 3,000 का चेकअप करवाया, फैमिली 2 में आपने 3 का करवाया, तो कितना मिलेगा आपको, 5 का ही मिलेगा। सर कहाँ, जहां मर्जी करे वहां क्लेम कर लो, चाहे फैमिली 1 में क्लेम करो चाहे फैमिली 2 में करो। फैमिली 1 में कितना क्लेम कर लिया, 3, तो आप यहां कितना करोगे, 2 क्लेम करोगे। अरे आई क्या बात समझ में। एटीडी बताओ कितनी फैमिली है, फैमिली 1 और फैमिली 1 में कौन कौन है, और डिपेंडेंट कौन से हैं, मतलब डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यहाँ पर पेरेंट्स आएंगे बच्चों, मम्मी पापा, ये डिपेंडेंट हो या नहीं हो। लिमिट कितनी है, यहाँ पर भी कितनी, अगर सीनियर सिटीजन तो यहाँ पर भी कितनी, क्या क्या दे सकते हो यहाँ पर आप, क्या दे सकते हो, मेडिकल इंश्योरेंस और सेंटर गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम के अंदर पैसा। यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस ही आएगा। आई बात यहाँ तक समझ में। सारा प्रीमियम कैसे पे करना है, अगर हम कैश पे करना है, पर प्रिवेंटिव क्या कर सकते हो, 5,000 तक का कैश में भी पे कर सकते हो। बोलो, अब एक 2020 के अंदर एक अमेंडमेंट आया बच्चों इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में अमेंडमेंट लाने का रीजन क्या था, अमेंडमेंट ये आया कि सर बहुत बार आजकल जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो क्या कर रही है, वो 1 साल का इंश्योरेंस नहीं देती, मोर देन 1 ईयर का भी देती है। आपको बोलेंगे अगर 1 साल का प्रीमियम पे करना है तो आपको 40,000 रुपये लगेगा, अगर आपने एक साथ 5 साल का पे कर दिया तो आपका ये प्रीमियम क्या कर देंगे, हम कंपेरेटिवली कम कर देंगे। और लोगों को पता करवाना तो होता ही है यार, एक साथ 5 साल का क्यों ना करवा लो। जैसे अपने नॉर्मल अपने बाइक में तेल डलवाना है कि भाई 50 का डलवा, क्या 50 करोड़ डलवाना तो 500 का डाल दे भाई, समझ में आ रहा आपको ये। वैसे ही करवाना तो हर साल, तो एक काम कर तो सीधा 5 साल का कर दे। आई बात समझ में। तो गवर्नमेंट बोल रही है अगर आपने 5 साल का एक साथ या एक से ज्यादा सालों का एक साथ क्या करवा लिया, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया है, तो जितना भी प्रीमियम, मान लो आपने 5 साल का 2 लाख रुपए का पे कर दिया प्रीमियम, तो इसको आप क्या करोगे, इस 2 लाख को डिवाइड करोगे 5 साल में, कितना आ गया भाई, 40,000। तो ये 40,000 क्या होगा आपका, हर साल का माना जाएगा। आई बात समझ, प्रपोर्शनेट कर दोगे आप। बोलिए भाई। अब आपके सामने नोट्स खुला हुआ है बच्चों, ये देखो ये रहा, और मैं अब कुछ भी नहीं बोल रहा, चुपचाप बैठ के आपकी शक्ल देख रहा हूं, और आप पूरा पढ़ दीजिए 80D, पूरा 80D पढ़ दीजिए। कोई तकलीफ किसी को, एकदम समझ में आ गया पूरा सेक्शन। देखो मैंने लाइन भी नहीं पढ़ी, आपने सब समझ लिया कंप्लीट तरीके से, ठीक है। तो क्या आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन कर सकते हो क्या, सर कोशिश कर सकते हैं, आपने पढ़ाया है तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, और हमारा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी भगवान की इच्छा है, हम तो हमारी तरफ से बेस्ट करेंगे ही। ऐसा आप बोलना चाह रहे हो तो अच्छी बात है। पेज नंबर छोड़ो ना बेटा, यहीं देखो ना, क्या करोगे पेज नंबर देख के, आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ। सर एक आप करके दिखाओ, बाकी हम बाद में करेंगे, चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसके, एक मैं करता हूं, ठीक है।
और देखो जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मैं कैसे पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को, मेरा क्या दिमाग चलता है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, आप ये चीज जरूर आप डायग्नोस क्या करो कि जो टीचर जब इसको पढ़ता है तो वो क्या क्या चीजें देखता है, कैसे पढ़ता है, कैसे रीड कर रहा है। ये जरूरी है बच्चों। जब आप अकाउंट्स का क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, सर आपको जब करवाते हैं तो आप देखिए वो किस तरह से पढ़ रहे हैं उसको, वही चीज आपको लेके आनी है। ठीक है ना। मिस्टर ए जिनकी एज कितनी है, 40 साल की है। 40 साल की एज का मतलब क्या हो गया है, तो नहीं, मिस्टर ए एसएससी है हमारा, तो इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी होगी, 25 होगी। इसने पे क्या किया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसका मतलब यहां लिख देता हूं फैमिली 1 और यहां क्या लिखता हूं मैं, फैमिली 2। तो मिस्टर ए ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किया 20,000 किसके लिए, 22-23 में पे किया है, इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ ऑफ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ स्पाउस, मतलब फैमिली 1 के लिए पे हुआ है 20,000। ओके है सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं। इज ऑल्सो पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 47,000 ये इंश्योर ऑफ द हेल्थ ऑफ हिज पेरेंट जिसकी एज कितनी है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 47। सीनियर सिटीजन है तो अलाउ हो जाएगा 50 तक। नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत बढ़िया। ही कॉन्ट्रीब्यूट 3600 सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ही कॉन्ट्रीब्यूट मतलब खुद कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा 36। अपना तो आ ही सकता है ना, पेरेंट्स का नहीं आएगा। द ईयर ऑफ इनकर्ड कितना, 3000 कैश प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर द हिमसेल्फ, मतलब इस फैमिली के लिए प्रिवेंटिव कितना दिया आपने, 3000। एंड स्पाउस के और 4000 किसके लिए दिया है बच्चों, चेक से पे किया, कर सकते हो, पर कितना यहाँ पर पे हुआ आपका 4000 रुपये, पर मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप, 5 दे सकते हो। कंप्यूट करना अलाउ डिडक्शन कितना होगा, अब कैसे करें सर, हमने पूरा डेटा लिख दिया है। पहले बताओ ये कितना हुआ, 23,600, और ये कितना है 47 है। यहाँ कितना कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है, और यहाँ कितना प्रिवेंटिव कर दिया, तो 3 पहले यहाँ ले लो आप। ये कितना हो गया, 50,000 तो हो गया। फैमिली 2 का 50,000 डिडक्शन मिलेगा। अब क्योंकि आपने 3 यहां ले लिया है तो यहां पर अब कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अब चेक करो बच्चों यहां कितना कम पड़ रहा है, सिर्फ 1400 कम पड़ रहा है, क्योंकि 2 तो पूरा लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा ना। मैक्सिमम कितना मिलता है, या आप ऐसे चाहो तो पूरा 2 लिख दो यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया अभी, 25,600 हो गया, और डिडक्शन कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, क्योंकि एज कितनी है उसकी। तो यहाँ कितना मिलेगा 25, और यहाँ कितना मिलेगा 50, डिडक्शन कितना हो गया 75,000। आई क्या बात समझ में, पक्की बात है क्या। चलो फिर चक दो फट्टे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, अभी बहुत समय है। कितना, ये तो पिछले बार का आंसर है। अच्छा इसका मतलब हमेशा अरे ये क्या हो गया, ठीक है भाई। अब आप, ये तो थे हमारे मॉड्यूल के 2 क्वेश्चन। नोट्स आपके पास सबके पास है ही। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप नोट्स के ऊपर, एक चिट्ठी निकालो बच्चों, स्पेस हमारे पास है नहीं तो चिट्ठी निकालनी पड़ेगी। या एक काम करो, यहाँ पर है ना ये एरिया, इस एरिया को यूज कर लो, ये खाली प्लॉट पड़ा ना इधर, ये 80D पर एग्जाम्पल।
इसी पॉइंट का एग्जांपल है ये। इसमें क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बेटा। डेट देखिए क्या है, प्रीमियम पे किया आपने 1/5/2022 को 1 लाख रुपए का 3 सालों के लिए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये प्रीमियम 3 सालों के लिए है। पे कब हो रहा है, 1/5/2022, 1/5/2023, 1/5/2024 और 1/5/2025। ये 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल। देखो पहले, बाद में कॉपी करना। अब मुझे बताओ इसमें प्रीवियस ईयर कितने आ रहे हैं। एक प्रीवियस ईयर है जो एंड कब होगा, 31 मार्च 23 को। दूसरा प्रीवियस ईयर जो एंड कब होगा, 31 मार्च 24 को। एक कब होगा बच्चों, 31 मार्च 25 को। और एक इसके बाद भी जा रहा है ना, एक कब एंड होगा आपका, 31 मार्च 26 को। तो इसका मतलब कितने प्रीवियस ईयर हो गए आपके, 4 प्रीवियस ईयर हो गए। ओके, तो अब कितना डिडक्शन आपका, 1 लाख रुपए का है, इसको डिवाइड कितने से करोगे, 4 से, तो 25,000 क्या होगा आपका, 80D होगा फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए। अगर यही प्रीमियम आप 1 अप्रैल 2022 को पे करते तो 3 साल का ही मिलता, क्योंकि पीरियड में तो बांटना नहीं है। और प्रीमियम ऐसा तो है नहीं कि आप कोई रोज पे करके आते हैं, साल में एक दिन पे करना होता है, और आप वो एक दिन कौन सा है आपका, 1/5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/5/2025 भी तो वो साल का दिन मानोगे आप, तो 25-26 में मिलेगा आपको डिडक्शन। तो इसका मतलब डिवाइड कितने से करोगे अब आप, 4 साल से डिडक्शन कितना हो जाएगा आपका। गलती क्या करते हैं बच्चों, अगर आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो 3333 आ गया, और ऑप्शन के अंदर ए ऑप्शन में 3333 भी लिखा हुआ है। आप 33 पे क्लिक करके कहते हो गुरुजी करके आ गए, और नीचे क्या लिखा हुआ था। और बहुत बार बड़ा चालाक है इंस्टीट्यूट, 25,000 का ऑप्शन ही नहीं देता और देखता नन ऑफ दीज लिखता है। अभी 25 तो है नहीं, 33 हमारे पास है, और इसमें एक में 30 लिख दिया, एक में पूरा 1 लाख लिख दिया, एक में लिख दिया नन ऑफ दीज। आंसर क्या था इसका, नन ऑफ दीज। कॉपी कर लो। तो 80D है बच्चों, और डर से आप क्या करवाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस। नोट्स पे लिख देते रहे। कर लिया कॉपी, बढ़े आगे अब अगले सेक्शन की तरफ। कोई बात नहीं, आराम से करो। कोई डाउट है किसी को तो डाउट भी पूछ लो साथ साथ में। अरे तरीका में डाउट,
5000 का प्रिवेंटिव फिर से बता दीजिए। देखिए बेटा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो होता है वो मैक्सिमम आप 5000 दे सकते हो, चाहे वो कैश में हो चाहे वो चेक में हो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और ये 5000 दोनों फैमिली का मिलाकर है, फैमिली 1 का और फैमिली 2 का, दोनों का मिलाकर। अब ये 5000 उस ऊपर 25 और 50 की लिमिट में भी शामिल रहेगा, या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाए उसको भी आप प्रीमियम ही मानोगे, और प्रीमियम कितना मिलता है आपको, 25 या 50 रिडक्शन आपको मिल जाएगा। पर आप अब ये क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पर 6000 पे किया प्रिवेंटिव, यहाँ आपने 1000 पे किया है, तो बच्चों क्या होगा, दोनों का मिलाकर कितना पे हो गया, 7000, पर डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 5000। तो एक यहाँ ले लिया आपने, तो बाकी बचा हुआ कितना आएगा यहाँ पर, 4000 आप यहाँ ले सकते। हाँ भाई, चलो भाई, एक बच्चे का तो हो गया ही। दूसरे वाले की बात हम करते हैं। इनमें क्या है, धीरज का है, मेडिकल इंश्योरेंस कितना है, 25,000 का करवाया और 5000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी, 25,000। क्लियर हो गया इनका भी। सर एक बार ये एग्जाम्पल रिपीट कर दो, एक बार ये एग्जाम्पल रिपीट कर दो, 2 बार 2 बच्चों ने सेम डाउट पूछा है। इस एग्जाम्पल को रिपीट करवा देता हूँ मैं। वो क्या रहा है बेटा, जो सेक्शन की जो बनावट है वो इस तरह बनी हुई है, वो प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने एक साथ एक से अधिक सालों के लिए क्या पे कर दिया है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है, तो क्या होगा बच्चों, आपको उसको प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। आपने 3 साल के लिए पे किया तो 3 साल प्रपोर्शनेट कर दीजिए। पर इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में कुछ ऐसा है बच्चों, आपने मिड ऑफ द ईयर में पे किया है। मतलब सर 1 अप्रैल 2022 को पे किया होता तो कोई तकलीफ नहीं, फिर तो जो आपने करा डिवाइड बाय 3 कर लेते। पर अगर आपने 2 अप्रैल 2022 को पे कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये 3 साल कब कंप्लीट होंगे, सर तीसरे साल का जो प्रीवियस ईयर होगा उसकी कितने तारीख को, 2/4 को। इसका मतलब उस वाला प्रीवियस ईयर इसमें आ गया। इसलिए अब प्रीवियस ईयर कितने गिनने पड़ेंगे आपको, 4 गिनने पड़ जाएंगे। या एडोक याद कर लीजिए, अगर मिड ऑफ द प्रीवियस ईयर में आपने पे किया है तो डिवाइड एक ज्यादा से करोगे आप। ठीक है ना, कि आपने 3 साल का किया था तो एक ज्यादा कितना हो गया, 4 साल का, क्योंकि पे कब किया आपने, साल की शुरुआत में नहीं, साल के बीच में। हाँ, कहाँ पर, लो भाई थोड़ा सा स्कोर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहे हो आप। अब ये आपके साल है बच्चों, 4 साल। प्रीवियस ईयर 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26। इसमें जो भी आपकी जीटीआई आएगी, इसमें भी 25,000 माइनस करोगे, यहाँ भी 25,000 माइनस करोगे, यहाँ भी 25 माइनस करोगे, यहाँ भी 25 माइनस कर दोगे, 4 साल अलाउ कर देंगे। अब बताओ, ये वाला, हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रीमियम तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे किया ना आपने। नहीं नहीं, आप अच्छा, आपका ये डाउट ये है कि सर उसका इंश्योरेंस तो खत्म हो ही गया, एक 5 को ही, 25 को ही खत्म हो गया। तो बेटा अब इंश्योरेंस 25 को खत्म हो गया तो उसमें क्या करें हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हालांकि करवाओ, फिर और करवा लेना इंश्योरेंस। पर इसने मुझे बताओ, क्या 1/4/2025 से 1/5/2025, क्या ये 25-26 में आ रहा है क्या, यस सर, तो इसका आपको डिडक्शन मिलेगा। हटा दूं, अब ये एग्जांपल जो रिपीट किया मैंने, समझ में आ गया आपको ही। देखो बेटा, क्रॉस चेक से और बीरेज चेक से कभी भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्रॉस चेक से कैसे पे करके आओगे, आपको नाम तो लिखना पड़ेगा ना जिसको आप दे रहे हो इंश्योरेंस कंपनी का, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, वो अकाउंट पे ही चेक बन गया।
और दूसरा बेरियर चेक से कैसे दे दोगे आप, खाली चेक थोड़ी पकड़ा के आओगे सामने वाले को, कुछ तो नाम तो लिखवाओगे ना अपना। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूट भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाने वाला। तो आप ये सोच रहे हैं सर कैश इक्वल टू यहाँ पर क्रॉस चेक माना जाएगा क्या, नहीं बेटा, यहाँ पर ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन में लिख भी दिया है क्रॉस चेक लिख दिया आपका या बेरियर चेक लिख दिया है, तो उसको इक्विवेलेंट टू कैश मानोगे या नहीं मानोगे वो आपकी मर्जी है, पर ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली कैसे हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। और इंस्टीट्यूट भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, इसे अनप्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछता। हो गया भाई 80D। बढ़े आप अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है हमारा 80DD। सुनना ध्यान से, ये सेक्शन भी गवर्नमेंट की तरफ से एक सिंपैथी है एक ऐसे एसएससी पर जिस एसएससी के परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपाहिज है। सोचिए बच्चों कितनी तकलीफ होती होगी उस व्यक्ति को जिसके परिवार में उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी वाइफ, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन कोई अपाहिज है जो उस पर पूरी तरह डिपेंड है, क्योंकि पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, वो वहीं पर अपाहिज है, उसको आपको पालना पड़ रहा है। या फिर इसे वर्ड बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं वो डिपेंड है पूरी तरह अपने उस भाई पर, अपने उस पति पर, अपने उस पिता पर। तो मेंटली कितना डिस्टर्ब होता होगा। सोचिए एक पिता जिसका बेटा अपाहिज है उसको कितना डिस्टर्बेंस होता होगा मेंटली। तो गवर्नमेंट भी समझती है कि यार उस व्यक्ति को थोड़ा सा सिंपैथी के अंदर थोड़ा डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो अगर किसी परिवार में कोई भी ऐसा पर्सन जो अपाहिज है, जो डिसेबल है, अपाहिज का मतलब जिसके पैर नहीं है वही नहीं, केवल अपाहिज का मतलब यहाँ पर है जिसको दिखता नहीं, अंधा है, या जो मेंटली गलत है, जिसको समझ में नहीं है कोई चीज़ की, या जिसके पैर नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, जो भी है, अपने जो समझते हैं डिसेबल पर्सन को। तो अगर वो है, जैसे मान लो ये मिस्टर ए है, इसके ऊपर इसका बच्चा, इसका भाई, इसकी बीवी, या इसके माँ बाप या इसके भाई बहन में से कोई अपाहिज है जो इस पर डिपेंडेंट है पूरी तरह, तो अब क्या होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इस व्यक्ति को हम क्या देंगे, 80DD का डिडक्शन देंगे। कितना देंगे, या तो 75,000 या फिर 1,25,000। दो सर क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितना अपाइज है। अगर ये 80% से कम अपाइज है तो इसका मतलब उसको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर ये 80% या उससे ज्यादा अपाइज है तो कितना मिलेगा। अब क्वेश्चन उठता है सर कौन बताए कितना अपाइज है। हर एक जब आप डिडक्शन क्लेम करने जाओगे 80DD की, तो गवर्नमेंट आपसे रिटर्न के साथ में सर्टिफिकेट मांगेगी कि सर्टिफिकेट दीजिए कितना अपाइज। और सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी बने हुए बच्चों, उसमें एक अलग से एक सेक्शन बना हुआ है जिसके अंदर विकलांगता का एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, कितना परसेंट वो अपाहिज है, कितना परसेंट वो डिसेबल है। और उसी सर्टिफिकेट के बेस पर क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन मिलेगा। आई बात समझ में आपको ये, अरे बोलिए ना। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। डीडी मतलब डिपेंडेंट डिसेबल, कि अगर ऐसा कोई पर्सन जो डिपेंडेंट और क्या है वो डिसेबल भी है, तो उस पर जो व्यक्ति है बच्चों उसको गवर्नमेंट क्या दे रही है, 75,000 या फिर 1,25,000 डिडक्शन दे रही है। ठीक है, पढ़ दो पूरा सेक्शन अपने आप। डिपेंडेंट डिसेबल, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, नॉर्मल डिसेबिलिटी होगी 80% या ज्यादा, 80% से कम की तो 75 मिलेगा। और सर्वल डिसेबिलिटी है, सर्वल का मतलब देखो क्वेश्चन में अगर सर्वल डिसेबल लिखा में आगे ना तो आप उसको 80 मान के चलना है, नॉर्मल डिसेबल को 75। कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ डिसेबल लिखा हुआ तो दोनों बातें करके आओगे आप। कभी ऐसा होगा नहीं वैसे, पर दोनों बातें आप लिख के आओगे कि अगर ये सर्वल डिसेबल है तो कितना 125, नॉर्मल डिसेबल है तो कितना 75। और ये एक फ्लैट डिडक्शन है बच्चों। फ्लैट का मतलब क्या है, आपने कितना खर्च किया कितना खर्च नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना खर्च किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो फिक्स गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है, अपनी तरफ से दे रही है कि ठीक है। सर अगर मान लो उस पर दो बंदे डिसेबल्ड हो, एक पर्सन पे दो डिसेबल है, वो दोनों उस पर डिपेंडेंट हो, तो उस केस में क्या डबल डिडक्शन मिलेगी, नहीं नहीं नहीं, इतनी मिलेगी बस। आइए बस समझ में, ये टीडी इतना ही मिलेगा, मैक्सिमम है ये। नोट नंबर 1, 2 और 3 पढ़िए।
इस बैच का और GI 7 का कितना डिफरेंस है, कितना आराम से पढ़ते हो आप लोग। और वो नलायक इतने इतनी दोस्ती हो रखी है उनकी, तो वो बोलने नहीं देते। हर एक बात के अंदर कुछ ना कुछ वो कॉमेडी घुसा लेते हैं। आज ही नाराज होके आए उनसे, मैं कहा ऐसे ही पढ़ना तो मैं उड़ा देता हूँ, मुझे क्या है भाई। अगर आपको ऐसे रीड ही करवाना है तो मैं रीड करवा देता हूँ भाई, मेरे क्या है, मेरा जल्दी कोर्स हो जाएगा, मैं तो बढ़िया है। नहीं सर नहीं, हर एक चीज के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर उनको कॉमेडी चाहिए। नींद आ रही है सर, मैं टेक्स्ट में भी नींद आएगी आपको। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बैच ये बोल रहा है टेक्स्ट पढ़ के नींद आ रही है, वो भी ITC वाले चैप्टर के अंदर। अभी अब जब GST पढ़ेंगे ना अपन, सबसे मेन चैप्टर ही वो है जिसे मुझे मजा आता है पढ़ाने के अंदर, जहां बताऊं कनेक्टिविटी कैसे होती है। सर नींद आ रही है, मैं कहा यार कमाल है। फिर एग्जाम्पल देता हूँ तब नींद आ रही है, या लिखवाता हूँ तब नींद आ रही है। कैसे दूर भगाएं आप, डांस तो करने से रहा मैं, तो मुझे तो वो आता भी नहीं। भंगड़ा आता है हमें तो, और वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पढ़ो तीनों पॉइंट। याद रखना, जो लास्ट वाला नोट है जो ब्लू कलर में मैंने लिखा और आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट ही है, थर्ड नोट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें देखना कौन कौन पर्सन है बच्चों। रिलेटिव मीन्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअलिटी में कौन कौन आएगा, उसका स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन और पेरेंट्स। इसमें ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, ठीक है ना, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं। अगर ग्रैंड पेरेंट्स का मिल गया तो रिडक्शन 80 नहीं मिलने वाला। नोट नंबर 1 क्या कहता है, आपको ROI के साथ में कॉपी लगानी पड़ेगी सर्टिफिकेट की, कितना % डिसेबल वाली है। और नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सर अगर आपने कोई पैसा जमा करा है मेंटेनेंस स्कीम में, तो वो भी क्या करेंगे, हम कंसिडर कर लेंगे। अब ये कितना भी खर्चा उससे मतलब नहीं है, आपने 1 लाख खर्च कर दिया, 2 लाख खर्च कर दिया, 10 लाख खर्च कर दिया, तो भी डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको, 75 और 1,25,000। ये फ्लैट डिडक्शन है ये। बोलिए, चलिए बढ़िया अगले सेक्शन की तरफ। धीरे धीरे याद हो रहा थोड़ा थोड़ा। देखो थर्ड वाला 80DDB। देखो मैंने क्या बोला था, 80D में सभी बीमारियों की बातें करेंगे अपन। एक्सीडेंट हो गया और वो प्रीमियम हो गया और वो अपाहिज है, ये सब चीजें, ये भी इसी तरह है। एक पर्सन जिसको जानलेवा बीमारी है प्यार मोहब्बत को छोड़कर, एक ने पूछा था क्लास में, सर वो दिल टूटना वो भी इसमें शामिल है क्या? मैं पता नहीं, लिस्ट है पूरी 92 बीमारियों की लिस्ट है बच्चों, ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और लिस्ट मैंने सही में नहीं पढ़ी वो, मैं कहा पता नहीं क्या पता लिखा है वही ब्रोकन हार्ट। ठीक है, तो जितना मेरा अंदाजा है गवर्नमेंट दिल टूटने वालों को तो नहीं देने वाली, क्योंकि वो अपनी मर्जी से तोड़वा रहे हो आप। ठीक है, तो 80DDB किसी पर्सन को कोई जानलेवा बीमारी है, तो अपने उस बीमारी के लिए वो अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस बीमारी के इलाज पे खर्च करना पड़ता है उसको। मानते हो ना इस बात को? तो गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए, जब एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है, और देखो टैक्स होता क्या है, हमने स्टार्टिंग से ही बात की थी भाई, मैंने मेहनत से पैसा कमाया, उस मेहनत के पैसे में से कुछ पैसा मैं गवर्नमेंट को एज ए टैक्स के रूप में दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? ताकि मैं जो फैसिलिटी है उसका मैं इंजॉय कर सकूं। मुझे पुलिस चाहिए मेरी सुरक्षा के लिए, अच्छे हाईवे चाहिए, मुझे अच्छा एजुकेशन चाहिए, मुझे मेडिकल की फैसिलिटी चाहिए, ये सब चीज़ मुझे भी चाहिए, मुझे भी आर्मी चाहिए बॉर्डर पे ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। और इन सब के लिए क्या कर रहा हूं मैं, टैक्स का पेमेंट कर रहा हूं। ठीक है ना, इसलिए तो हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। पर देखा जाए तो कमाया तो मैंने है ना, मैंने मेहनत से पैसा कमाया और उसमें से गवर्नमेंट क्या रही, ला दे दे थोड़ा सा। मैं कहा ले जाओ भाई, मैं क्यों ले रहे हो, सुरक्षा दे रहे हैं। मैं कहा ठीक है। ये लोग भी तो बैठे हैं कि इनके पास इनकम ही नहीं है तो कहां से काटें। जो आदमी अमीर है उससे तो ले सकते हैं ना, गरीबों से क्या ले, पर सुरक्षा सबको मिलेगी। अब देखा जाए 80DDB, एक पर्सन जो मेहनत से पैसा कमा रहा है, उस मेहनत के पैसे से उसका एक बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है, उसकी बीमारी के इलाज में, चाहे खुद की हो चाहे उसके परिवार के किसी सदस्य की बीमारी है, उसकी बीमारी के इलाज में जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी एक सिंपैथी यहां दिखा रही है। गवर्नमेंट कह रही है देख भाई, तूने जितना भी मेडिकल एक्सपेंस किया है, जो भी तेरा मेडिकल एक्सपेंस हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्योंकि तुझे कोई स्पेसिफाइड डिजीज है, कोई जानलेवा बीमारी है तुझे, और एक लिमिट हम बता रहे हैं, लिमिट कितनी है, 40,000 की है या फिर 1 लाख की है, इन दोनों में जो भी लोअर होगा उतना हम तुझे 80DDB दे देंगे। ज्यादा तो नहीं, पर हम तेरा थोड़ी सी मदद कर देंगे। तू तो खर्च कर रहा है, क्या करें। पर हाँ, सारी बीमारी नहीं, सर्दी जुकाम है सर, पेट में गैस है उसकी नहीं, उसका नहीं है, वो जानलेवा नहीं होता।
एक पूरी लिस्ट है बच्चों, उस लिस्ट में जानलेवा बीमारियां हैं, उसके अंदर वो बता रखे हैं सारे की सारी बीमारियां जिसमें कोविड भी शामिल हो गया है, ठीक है। तो सारी बीमारियों के नाम है वहां पर। तो अगर आपने जो खर्च किया है और 40 और 1 लाख, अब फिर से होता है 40 किसके लिए कि अगर आप आपकी एज 59 तक है तो 40 है, और 1 लाख है मतलब 60 से अबव आप रेजिडेंट भी सीनियर सिटीजन भी हैं, तो उस केस में कितना हो जाएगा 1 लाख। फिर गवर्नमेंट कह रही है अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है इस बीमारी के बदले में, और मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल रहा है अगर आपको, तो जितना मेडिकल इंश्योरेंस मिला, देखो जैसे मान लो आपने यहाँ पर कितना खर्च किया है, 60,000 खर्च किया, और आपकी एज कितनी है 32 की है, तो कितना मिलेगा आपको 40 मिलेगा, दोनों में लोअर कौन सा हुआ 40, और मेडिकल इंश्योरेंस मिल गया मुझे 20,000 का, तो यहाँ पे से 20,000 माइनस होगा, जो बचा हुआ 20,000 है उस पर क्या मिलेगा मुझे 80 DDB मिल जाएगा। आई क्या बात समझ में। फिर देखते हैं अगर किसी व्यक्ति ने इलाज के लिए कुछ पैसा खर्च किया है, स्पेसिफाइड डिजीज के लिए कोई पैसा खर्च किया है, तो जितना उसने एक्सपेंस किया वो, और एक लिमिट कितनी 40 या फिर 1 लाख, इन दोनों में जो भी लोअर होगा उसमें से अगर आपको क्या मिलता है, देखो हमेशा नहीं माइनस करना, अगर मिलता है क्या इंश्योरेंस क्लेम, तो इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर देना, जो बचेगा वो किस में आ जाएगा 80 DDB में आ जाएगा। 80 DDB, डरावनी डरावनी बीमारी, डरावनी बीमारी मतलब पेशेवर डिजीज, जानलेवा बीमारी, तो DDB मतलब क्या हो गया डरावनी डरावनी बीमारी, याद रखने के लिए। SSC इंडिविजुअल HF हो सकता है बच्चों, अमाउंट ऑफ रिडक्शन कितना होगा, क्योंकि देखो बीमारियां इंडिविजुअल HF को ही लगती है। HF भी क्या होता है वो इंडिविजुअल का होता है, तो पार्ट बना हुआ है, बस कंपनी को बीमारी थोड़ी है कि रिलायंस की खुजली आ रही है, नहीं आ सकती, कैसे आएगी, कंपनी है वो तो एक कागज का टुकड़ा है, उसको क्या खुजली आएगी, खुजली तो SSC के आएगी ना, पवन सर खुजली आ रही, क्या इंडिविजुअल है खुजली आ रही, खुजली उसके नहीं आएगी। तो बीमारियों का इलाज हम देखें 80 DDB, 80 DD और 80D, ये सब किसके लिए हैं इंडिविजुअल्स के लिए हैं। अमाउंट ऑफ रिडक्शन कितना मिलेगा, एक्चुअल एक्सपेंस जो आपने किया है ट्रीटमेंट पर, या एडोक लिमिट कितनी है बच्चों, एज अगर आपकी 59 तक है तो 40 है, 50 60 है उससे अबव है, सीनियर सिटीजन है। याद रखना इसमें सीनियर सिटीजन तो जरूर लिखा है, पर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, ये रेजिडेंट भी होना चाहिए भाई, रेजिडेंट। वैसे देखो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे रेजिडेंट, क्यों नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन वही बनता है जो रेजिडेंट होता है, आई ना बात समझ में। जो रेजिडेंट है ही नहीं वो सीनियर सिटीजन ही नहीं होता, चाहे उसकी एज कितनी भी हो, याद करो स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था आपको। फिर भी गलती मत करना, यहाँ पर रेजिडेंट लिख के दिया है मैंने, बहुत बार एग्जामिनर बड़े चालाकी से बोलता है कि सर नॉन रेजिडेंट एज कितनी है उसकी, सर 80 एज है उसकी, तो हम क्या करते हैं 80 एज देखकर कितना कर देते हैं 1 लाख, नहीं 1 लाख नहीं भाई, कितना आएगा फिर 40 ही आएगा। इन दोनों में जो भी लोअर होगा उसमें अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आपको मिल रहा है तो वो माइनस कर दोगे आप, फिर ये क्या आएगा एलिजिबल किसके लिए 80 DDB के लिए। रिलेटिव का मतलब यहां पर कितना है बच्चों, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, मेंबर ऑफ HUF, बताओ ना सर यहाँ चिल्ड्रन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। देखिए बच्चों सेक्शन साइलेंट है इसके बारे में, पर सोचिए अगर चिल्ड्रन आपका डिपेंडेंट है तभी तो इसमें कवर हो रहा है, इंडिपेंडेंट तो खुद ही इलाज करवा लेगा अपना, तो इसके पिताजी इलाज क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि डिपेंडेंट है, और पेरेंट्स भी अगर, तो क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये डिपेंडेंट की बात ही हो रही है दोनों जगह, ठीक है। बढ़े आगे, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, तो मुझे पूरा यकीन आप कर दोगे। सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए। पहले बताओ सेक्शन कौन सा है,
80 DD. Maintenance of his grandfather who is dependent upon him, disabled with the one of his come from person with disabilities. A copy of certificate of medical authority सबमिटेड. कंप्यूट करना आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 80 डबल डी का. बताओ कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? 0. ग्रैंडफादर उस लिमिट में नहीं है, मैंने बताया भी था आपको, फिर आपने गलती कर दी. चलो अब गलती को सुधारो, 9 नंबर करके दिखाओ. 25, 1,25,000 और 75, क्योंकि ये नहीं बता रखा सर्वर डिसेबल है या नहीं है, तो फिर आपको ये स्मार्ट आंसर क्या देना पड़ेगा 75/1,25,000. ठीक है, आप समझ सकते हैं. ऐसा क्वेश्चन मेन क्वेश्चन में तो आएगा नहीं बेटा, एमसीक्यू वगैरह में बनते हैं ऐसे छोटे मोटे बचकाने से क्वेश्चन. एक और बचकाना क्वेश्चन नहीं है कैसे? नहीं, वीडियो लैग हो रहा है. कब से हो रहा है भाई? राठौड़, गौरव राठौड़. नहीं हो रही. देखिए आप एक बार बाहर मतलब एप्लीकेशन से बाहर जाके फिर वापस आइए. तो वैसे भी क्लास तो हो गया, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया. तो हमने 3 सेक्शन बैक टू बैक पढ़े. पहला, फिर आने लगी ना आवाजें, ऐसे आती हैं बच्चों आवाजें. अब बताओ बच्चों, लिमिट की बात करें हम, कितना है? 1,00,000. तो बताओ 80D का मतलब? अरे डर नहीं, डर आपको दिमाग में रखना है, इमाम लिख मत आना डर. डरावनी डरावनी बीमारी काट देगा वो. किसको डराता हूं मैं? डरावनी बीमारी. ये तो अपने याद करने का तरीका है बच्चों, अपन याद रख रहे हैं इसको. तो डी डर, डर से क्या करवाओगे? मेडिकल इंश्योरेंस करवाओगे. डबल डी डिपेंडेंट डिसेबल, इसका नाम ही डिपेंडेंट डिसेबल है, तो इसको तो लिख सकते हो आप. और ये क्या है बच्चों? स्पेसिफाइड डिजीज. अगर मैं आपको मॉड्यूल में दिखाऊं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. रेजिडेंट इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट ही एक्सपेंडिचर इनकर ऑन हिमसेल्फ द डिपेंडेंट. किसके लिए करवाया बच्चों को? मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है. और ये मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सा है? देखो यहाँ बता भी रखा है. डिडक्शन 40,000 मिल गई. देखो ये रहा. द अमाउंट ऑफ एक्चुअली पेड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सच डिजीज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल मेड इन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड. बोर्ड मतलब सीबीडीटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना? सीबीडीटी बहुत आएगी, उसके हिसाब से आपको ने खर्च किया है. और वहां पर मैंने क्या बताया था? बहुत सारी बीमारियों के नाम है बच्चे. सीबीडीटी जाओगे 92, 98, पता नहीं जितनी सारी बीमारियां 90 से प्लस ही है. ठीक है, वहां दिल टूटने वाली बीमारी नहीं है. अगर उसका डिडक्शन मिलना स्टार्ट हो गया ना बेटा, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. और ज्यादातर 40,000 की डिडक्शन ही मिलेगी, क्योंकि 60 के बाद थोड़े दिल टूटते हैं, नॉर्मली नहीं टूटते. पर आजकल वो भी हो गया है, 60 के बाद वाले भी कंसेप्ट स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों. तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन क्लास को. हरे कृष्णा. और कल इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बाय बच्चों. एक मिनट बेटा, मुझे आपको डीडीबी में 40 पर 1,00,000, 25-50 कौन से आगे बताइए. 20D के प्रीमियम पे करोगे